जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि हम अपने मैराथन सेशन कर रहे थे जनरल साइंस के पोर्शन में, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या और भी जो एग्जाम्स है जिनमें सिर्फ जनरल साइंस लिखा है, वहां पर एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे जनरल जो साइंस एफए के सिलेबस में लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, बट अदरवाइज भी पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है ना, द बेस्ट वे टू कवर इज ये वीडियो देखना, पूरा मैं समझा दूंगा। फिजिक्स वाला इसमें पूरा कंपोनेंट में आपको कवर करवा दूंगा। आपको इसके बाद क्या करना है, आपने जस्ट एक एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की बुक में से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डाउनलोड करना है। पूरा नेट में अवेलेबल है, वहीं से मिल जाएगा। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बस फिर ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को आराम से देखेंगे और इसको होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है। जब भी आपका चार्ज जो है ना, जब भी आपका चार्ज फ्लो करेगा, जब भी आपका चार्ज मूव करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब भी एक चार्ज मूव करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या बनाता है, वो हमारी करंट बनाता है। ठीक है, जब भी कोई एक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है, करंट बनाता है, जिसके घरों में, जिसकी वजह से आपके घरों में जो है लाइट ग्लो करती है, फैन चलता है, सब कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जब भी एक चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं आई से लिखता हूं, अगर मैं चार्ज को लिखता हूं क्यू से और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एक फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होती है, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। मैंने आपको ये बोला ना कि करंट क्या होता है, जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है टाइम के साथ। ठीक है, मान लो अभी चार्ज इधर था, टाइम के साथ चार्ज यहां पहुंच गया और पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर आप कब से बोले जा रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाट इज चार्ज, बेसिकली चार्ज क्या है, तो आपको दिमाग में ये चीज आ सकती है। तो भाई चार्ज को भी कवर कर लेते हैं। देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज अगर पेपर में ऐसा कोई चीज आए तो चार्ज के बारे में क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो मैं तुम ये जिस टैब में मैं लिख रहा हूँ या मेरे पेन जो हाथ में, ये सारा क्या है, ये मैटर है। ठीक है, मैटर मतलब जिसमें कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, जिसमें मास है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये कोई चीज नहीं है चार्ज, ये मैटर एक प्रॉपर्टी, एक खासियत है, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडी, इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडी, वो किसी को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। सर किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको रिपेल करेगा, तो अगर तो सेम चार्ज होंगे, अगर तो एक जैसे चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो एक जैसे चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगर तो डिफरेंट चार्ज होंगे जिनको अनलाइक चार्ज कहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो आपकी एक महिला मित्र है और आप जो है पुरुष वर्ग से हैं, तो आप दोनों में अट्रैक्शन होगी तभी शादी होगी ना, तो एक पुरुष वर्ग को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर एक सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे। जैसे अगर दोनों अगर मैटर हैं, उनका प्लस प्लस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, और दोनों में अगर माइनस माइनस चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, क्योंकि अब सेम चार्ज है ना। बट अगर में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सेम चार्जेस को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी को हम उसका चार्ज बोलते हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं हो। और यही चार्ज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करता है तो आपकी क्या बनाता है, करंट बनाता है। सर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया। ठीक है, अब और अच्छे से समझना हो तो मैं अभी बता देता हूँ, कोई मतलब ऐसे भागने या परेशानी वाली बात नहीं है, अभी समझेंगे। देखो अब आपका एक मैं सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ, यहां से मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। जैसे मान लो ये एक सर्किट में बल्ब है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने लगाया हुआ है जिसको मैंने ग्लो करवाना है। ठीक है, इसके साथ में एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर लगा देता हूं, अमीटर। क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में, मैं यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, फिर यहां पर मैं एक क्या लगाऊं, अब अगर आपको बल्ब को ग्लो करवाना है तो आपको कोई ना कोई बैटरी लगानी पड़ेगी, तो मैं यहां पे एक बैटरी लगा देता हूं। ठीक है, ये आपकी बैटरी होती है, बैटरी इस तरह से बनाई जाती है। ये जो बड़े वाला डंडा होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटे वाली डंडी होती है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं स्विच लगा देता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं की। एक स्विच लगा दिया मैंने और यहाँ पर इसको एमीटर से कनेक्ट किया। ये आपका सिंपल एक बल्ब को ग्लो कराने वाला सर्किट है। सर आप सर्किट क्यों पढ़ा रहे हो, हमें सर्किट तो पेपर में नहीं पूछेगा भाई, सर्किट में से जो चीजें आएंगी ना पेपर में वो बता रहा हूँ। देखो अब होता क्या, ध्यान से समझो, होता क्या है कि ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है किसी भी बैटरी का, ये बैटरी है ना, इसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है,
तो चार्ज यहाँ से मूव करता 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 जाएगा। जब ये चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ पर ये बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा। क्यों ग्लो हो रहा है? क्योंकि आपका चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। मैंने बोला जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करता है तो वो क्या बनाता है? वो करंट बनाता है। तो इस सर्किट में ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करता है, आपने याद रखना, तो वो क्या बनाता है? करंट। दिस इज क्लियर। इसमें कोई देखो 1 सेकंड में बता सकता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट, बट तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो आपका चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं ना। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कहां से निकल रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से, और घूमते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। बट हम कन्वेंशनली अपनी मर्जी से एक चीज मानते हैं। कन्वेंशनली मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाते हैं पुराने जमाने से, हम एक चीज मान रहे हैं कन्वेंशनली कि अगर हमारी जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मतलब करंट किसकी वजह से बनी? करंट बनी इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। कहां जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट हम मान रहे हैं कि जो हमारी करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो हम बोलते हैं करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है कन्वेंशनली। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टर्मिनल के अंदर जो करंट है उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल उसकी डायरेक्शन होती है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं। हम ऑलरेडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है, वहां से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं समझ आया, एक बार वापस देखेंगे, पढ़ के चलेंगे आगे, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, डोंट केयर, बट अच्छे से समझेंगे। देखो क्या होता है, करंट क्या होता है? जब भी कोई भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेगा तो वो क्या बनाता है? करंट। ठीक है, इसलिए मैंने करंट का फॉर्मूला बताया आपको, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो अगर मैं करंट को आई से डिनोट करता हूं, ठीक है, करंट को अगर मैं आई से डिनोट करता हूं, चार्ज को मैं क्यू से डिनोट करता हूं, टाइम से टी से, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला के बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज, अब इसमें चार्ज की बात है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से अगर वो सेम मैटर वाले चीज के पास आएगा तो उसको रिपेल करेगा, और अनलाइक वाले के पास आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो हमने देख लिया। नेक्स्ट मैंने आपको फिर एक सर्किट के थ्रू समझाया कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में जाते हैं, तभी करंट बनती है। और हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कुछ आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो यूनिट पूछता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को क्यू से लिखते हैं। तो करंट के यूनिट क्या होते हैं? करंट को किस में जो है हम लिखते हैं? ठीक है, करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर। क्या यूनिट होते हैं? एम्पेयर। करंट को जैसे यार आपका मास किलोग्राम में कैलकुलेट होता है ना, वैसे आपकी करंट, कोई भी करंट होगी उसको एम्पेयर में कैलकुलेट करते हैं। चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं कूलम में। क्या? कूलम में। चार्ज कूलम में कैलकुलेट होता है। और टाइम किस में कैलकुलेट होता है? टाइम सेकेंड में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चार्ज जो है वो किस में? कूलम में। करंट जो है एम्पेयर में, और टाइम जो है सेकंड में कैलकुलेट होता है। ये पॉइंट आपको याद है, अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आ जाता है, ध्यान से सुनना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि 1 एम्पेयर करंट कितनी होती है। तो 1 एम्पेयर, अगर मैं लेफ्ट साइड में 1 एम्पेयर कर रहा हूं तो मुझे राइट साइड में 1 लेना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो एक सर्किट में करंट को हम 1 एम्पेयर तब बोलेंगे जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट से फ्लो करे। 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी सर्किट में से, तो हम बोलेंगे उस सर्किट में करंट कितनी है? 1 एम्पेयर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो हमारे कुछ सर्किट होते हैं उसमें करंट बहुत कम होती है, तो एम्पेयर तो बहुत बड़ा यूनिट है, हम कुछ छोटे यूनिट लेते हैं, जैसे मिली एम्पेयर। तो ये देखो 1 मिली एम्पेयर। तो एग्जाम में पूछता है 1 मिली एम्पेयर कितने एम्पेयर के बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पेयर के बराबर। तो इससे भी छोटा यूनिट होता है माइक्रो एम्पेयर। तो 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻6 एम्पेयर के बराबर। इसी तरह नैनो भी होता है। ठीक है, वो 10⁻9 होता है। बट आपको जस्ट इतना मैं लिख देता हूँ, 1 नैनो एम्पेयर जो होता है वो 10⁻9 एम्पेयर। बट वो नहीं पूछेगा आपको, जो मेन पूछेगा वो पूछेगा ये दो। तो आपको याद रखना है 1 मिली एम्पेयर, ये मिली का सिंबल है। 1 मिली एम्पेयर 10⁻⁻, तो मिली छोटा है, मतलब 1000 गुना एम्पेयर से छोटा है। तो 1/1000 लिखो, 1/10⁻³ लिखो, या 10⁻³ लिखो, सेम बात है। तो 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर होता है, 1 माइक्रो एम्पेयर 10⁻6 एम्पेयर होता है, 1 नैनो एम्पेयर 10⁻9 एम्पेयर होता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो मतलब धीरे धीरे करेंगे। अब यहां पर ना मैंने सर्किट में एक चीज लगाई थी, ये
इसको मैंने बोला था कि ये सर्किट में मैंने अमीटर लगाया, तुमने मेरे से पूछा नहीं कि सर अमीटर क्या होता है। तो आपके सर्किट में जो चीज करंट को मेजर करेगी, क्या करेगी, करंट को मेजर करेगी। जो चीज सर्किट में करंट को मेजर करेगी उसको क्या बोलेंगे हम, करंट को मेजर करने वाली चीज जो है उसको बोलेंगे अमीटर। क्या बोलेंगे, अमीटर। क्या बोलेंगे, अमीटर। ये याद रखना। और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। कैसे लगता है, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में लगता है हमेशा सर्किट में। कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा। सर सीरीज में लगने का क्या मतलब है, देखो अगर मान लो मुझे अमीटर, देखो मैंने अमीटर कैसे लगाया, ये सारे एक लाइन में लगाए ना, एक लाइन में लगाए, यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी के बाद की लगा और अमीटर लगाई। जब भी चीजें लाइन में लगेंगी तो आपको याद रखना है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और जब एक ऊपर दूसरा नीचे, मैं अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा रेजिस्टेंस के केस में, तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको याद रखना है कि अमीटर जब भी सर्किट में लगता है वो कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। दिस इज क्लियर। तो करंट के बारे में होली सोली ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक पॉइंट और याद कर लो, जैसे आप मैंने बताया करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज है, बट अगर हमें पता करना हो कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, जस्ट टू नो करंट है कि नहीं है सर्किट में, जस्ट अगर हमें चेक करना हो वेदर करंट इज देयर इन द सर्किट, कि सर्किट में वेदर देयर इज करंट और नॉट, सर्किट में करंट है कि नहीं, मेजर नहीं करना है, जस्ट चेक करना है करंट है या नहीं है। तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। सर ये तो सुना सुना लग रहा है। तो भाई हम कल जब पढ़ रहे थे मैंने आपको इलेक्ट्रिक वो पढ़ाया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी में मैंने गैल्वेनोमीटर बताया था। गैल्वेनोमीटर से जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें सर्किट में करंट है। जैसे जो आपके घरों में इलेक्ट्रिशियन आता है वो टेस्टर यूज करते हैं, वो भी गैल्वेनोमीटर के कंसेप्ट पे ही चलता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप देखो मान लो इस टॉपिक के बेसिस में आपको छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा न्यूमेरिकल, मान लो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि एक करंट है, ठीक है, एक करंट है कितनी, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, थोड़ा सा ना सिंपल से न्यूमेरिकल भी देखो, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10, ये भी एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूं क्योंकि वहां से डायरेक्टली भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, क्या है क्वेश्चन, मतलब एक करंट किसी सर्किट में फ्लो करिए कितनी, 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट आपको दी है कितनी फ्लो करिए, 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। भाई 10 मिनट को क्या करेंगे, हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 इंटू 60 मतलब कितना हो गया, 600 सेकंड। तो भाई आपको क्या दिया, आपको करंट भी दिया हुआ है, टाइम भी, आपको चार्ज निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज को यहाँ रहने दो, टाइम यहाँ पे डिवाइड होता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू टी, मल्टीप्लाई करो, 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करो तो आपका चार्ज निकल गया ना। तो 0.5 इंटू 600 क्या होता है, 300, मतलब आपका चार्ज निकल गया 300 कूलम। देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला यूज होकर आपने क्यू निकालना था। आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला समझने, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो क्यू निकालने के लिए बोला तो आई टी दिया होगा, अगर मान लो मिनट में दिया तो उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना। ये चीजों में आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हें करंट में कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें अभी हमने करंट को कवर किया है 13 मिनट में। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, वोल्टेज पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, सब पढ़ना हमें। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो करंट बनाता है। चार्ज करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर, जिसकी वजह से वो सेम चार्जेस को रिपेल करेगा, सेम मैटर को रिपेल करेगा और अनलाइक को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं, बट हम करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। ठीक है, और अमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि एम्पियर यूनिट है किसका, करंट को मेजर करने का, चार्ज को मेजर करने का कूलम है, टाइम को सेकंड है, बट देयर आर स्मॉलर यूनिट आल्सो, जैसे 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमने देखा कि अगर जस्ट हमें चेक करना है वेदर देयर इज करंट और नॉट इन अ सर्किट, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। उसके बाद हमने जो है वो किसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एक न्यूमेरिकल जिसने हमारा कंसेप्ट को ठीक कर दिया। अब सर एक आपने टॉपिक लिखा है दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल। ये क्या चीज है, पोटेंशियल। ठीक है, जब मैंने आपको अभी एक सर्किट पढ़ाया, मैंने सर्किट में आपको एक बैटरी दिखाई। ठीक है,
बैटरी। ये बैटरी में क्या है, देखो ध्यान से सुनो। बैटरी में ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़े वाला, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं, जो हमने सर्किट में लेके गए और फिर करंट फ्लो करती है। भाई अब ध्यान से सुनो, ये कोई तो काम कर रहा है ना। क्या काम कर रहा है? इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को उठा के पॉजिटिव टर्मिनल में लेके जाने का कोई तो काम कर रहा है ना। कौन काम कर रहा है? बैटरी काम कर रही है। यही जो बैटरी काम कर रही है नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठा के पॉजिटिव टर्मिनल में लेके जाने की, इसी को बोलते हैं हम वोल्टेज या पोटेंशियल। तुम्हारे घरों में नीचे पानी का टैंक भरा हुआ है, तो ऊपर आपको टंकी भरनी है, तो क्या आप वैसे बैठोगे तो सोचोगे तो पानी भरने जाएगा ऊपर? कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप मोटर को यूज करते हो ना, मोटर क्या करेगा? नीचे से पानी ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो मोटर पानी लेके जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर। इसी तरह आपके सर्किट में बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल में लेके, मतलब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लेके जा रही है, ठीक है। तो वही जो काम करता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, मान लो यहाँ पर बैटरी कर रही है, तो उस चीज को हम क्या, उसकी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, ठीक है। देखो, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक सेल डेड कब होता है? देखो मान लो, ध्यान से सुनना, एक सेल कब डेड होगा? कोई भी सेल जो है, आपने सेल यूज किया, अपनी घड़ी में सेल है आपके, मान लो आपकी, तो किसी भी चीज में सेल है, वो सेल डेड कैसे होता है? सेल डेड होने का तरीका ये है कि मान लो आपका ये सेल की, ये आपका एक सेल है, ठीक है। इन्हीं सेल्स को अगर हम जोड़ दें तो एक बड़ी बैटरी बन जाती है। तो इस सेल में ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते रहेंगे, बट एक टाइम आएगा ना, दोनों में बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं सेल डेड हो गया। भाई एक यहाँ पे पानी की टंकी है, ये भरी हुई है, एक पानी की टंकी आपकी थोड़ी आधी है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहां से पानी जाएगा ना इसमें, तो एक टाइम आएगा दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, फिर पानी जाएगा फिर नहीं जाएगा। तो करंट तभी फ्लो करेगी, चार्ज तभी मूव करेगा जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक जो है चार्ज फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये भी पॉइंट आप याद रखना। सर आप ना बहुत उलझा रहे हो। उलझना है ही नहीं है। हमने क्यों उलझना है? हमने सिंपली एक कंसेप्ट समझाया मैंने आपको कि वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी काम किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो आपका पोटेंशियल बोल लो या वोल्टेज बोल लो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल आपका वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया पोटेंशियल का। पोटेंशियल या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया? W/Q, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि करंट के यूनिट जो है वो एम्पियर होते हैं, करंट को मेजर एम्पियर में करते हैं। तो वोल्टेज के क्या यूनिट होते हैं, या पोटेंशियल बोलो, इसके क्या यूनिट होते हैं? तो इसके यूनिट होते हैं वोल्ट। क्या यूनिट होते हैं? वोल्ट। ये याद कर लेना, क्या यूनिट होते हैं? वोल्ट होते हैं। अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे हमने यूनिट रखे, ठीक है। अब जैसे वहां पे आपको 1 एम्पियर करंट पूछ सकता था, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो भाई फॉर्मूला क्या है? 1 वोल्ट, देखो फॉर्मूला क्या है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो जब 1 वोल्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं यहां पर 1 वर्क को क्या लिखूंगा? 1 जूल, क्योंकि वर्क के यूनिट क्या होते हैं? जूल, और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलम। तो नीचे में लिखूंगा 1 कूलम। सो हम कब बोलेंगे कि हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट है? जब 1 जूल काम होगा 1 कूलम चार्ज पे, मतलब एक कूलम चार्ज को उठा के लेके जाने में 1 जूल अगर वर्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे वहां पर कितना पोटेंशियल है? 1 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। दिस इज क्लियर। सर अगर आपने बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज किया जाता है, तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया? उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। सर आपने बताया था अमीटर सर्किट में सीरीज में लगता है, तो सर वोल्ट मीटर कैसे लगता है? सर वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। कैसे लगता है? पैरेलल। सर पैरेलल क्या होता है? उसी सर्किट में चलते हैं, मैं पैरेलल बना के बताता हूं, ठीक है। मान लो ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है। तो अमीटर तो ये सारे लाइन में लगे थे ना, तो वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, अलग से। वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव के साथ लग जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अमीटर का ऐसे, अमीटर जो है वो सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सर हमें पोटेंशियल कुछ समझ नहीं है, आपने क्या पढ़ा है? मैं आपको सिंपली वापस बता देता हूँ। पोटेंशियल का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पोटेंशियल का कंसेप्ट ये कहता है, और ये फॉर्मूले याद रखना भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। मैंने आपको ये बताया सर
पोटेंशियल क्या होता है, जब भी मैंने आपको बोला करंट तभी फ्लो करेगी जब भी चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाएगा। तो ये जो काम होता है इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कब कहेंगे कि हमारा जो वोल्ट 1 वोल्ट काम हुआ है, जब 1 जूल वर्क होगा इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। हम सर वोल्टेज को या पोटेंशियल को किससे मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलली लगता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत किसी को डाइजेशन ना हो रही हो इस टॉपिक में, मुझे बता दो अभी। ठीक है, इतना मुश्किल ये टॉपिक है नहीं है जितना तुम इसको सोच रहे हो। ठीक है, अब इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है कई बार। देखो मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, हमें निकालना है वर्क। क्या निकालना है, वर्क। हाउ मच वर्क इज डन, न्यूमेरिकल ये बोलता है इन मूविंग अ चार्ज, जब हम एक चार्ज को मूव करते हैं, इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज, कितना चार्ज है, एक चार्ज ऑफ 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम चार्ज को मूव करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो करो, आपको वर्क निकालना है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल। आपका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क को यहीं पे रहने दो। ये चार्ज और पोटेंशियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका वर्क निकल जाएगा। आपका वोल्टेज कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 जूल आपका वर्क। आपके वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट जूल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर हमें समझ आ गया, हमें आपकी पढ़ाई हुई दोनों चीजें समझ आ गई। क्या चीजें समझ आ गई सर, हमें सबसे पहले समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, हमारे पास करंट होती है, उसके यूनिट हमारे पास एम्पेयर होते हैं, ऐसा यूनिट, और वो होता है 1 कूलम, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर इसको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, बट इसकी सिर्फ चेक करने के लिए कि है कि नहीं है करंट, हम किसका, गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। और हमें सर्किट में जो कन्वेंशन ये माना गया है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और मीटर सर्किट में सीरीज में लगता है। फिर हमने न्यूमेरिकल देखा, फिर हमने देखा वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है, जो भी काम किया जाता है एक चार्ज को एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल में लेके जाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। वर्क डन के क्या होते हैं, जूल, और चार्ज के क्या होता है, कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। देखो बिना देखे आपको समझा रहा हूं, आप बस सुनो। फिर नेक्स्ट हमने देखा इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है। अब आपको एग्जाम में कुछ सिंबल्स पूछ सकता है, उन सिंबल से बना के दे सकते हैं ये किसका सिंबल होता है। देखो मैंने आपको कुछ तो बता दिए, जैसे मान लो ये सिंबल किसका, ये सेल का है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर हम एक से ज्यादा सेल आपस में जोड़ देते हैं, मतलब मैं एक से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ देता हूँ, ये 2 सेल जोड़ दिए, ये मैंने 3 सेल जोड़ दिए। ठीक है, तो जब मैं एक से ज्यादा सेल जो है आपस में जोड़ देता हूँ तो ये क्या बना देते हैं, ये बैटरी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बैटरी। ये सेल था, ये बैटरी बन गया। ठीक है, और देखो ध्यान से सुनो, अगर सपोज करो आपका स्विच, देखो ये एक स्विच बना है, ये स्विच आपका, अगर इसके बीच में डॉट नहीं है तो मतलब ये समझ लो ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच से करंट फ्लो नहीं करती है। स्विच तभी, देखो कौन से स्विच से करंट फ्लो करेगी, जो स्विच क्लोज होगा। क्लोज स्विच का मतलब जब आप बटन ऑन करते हो ना, जब आप बटन ऑन करते हो इसका मतलब वो स्विच क्लोज हो गया। तो जब वो क्लोज होता है तभी आपके सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा। तो एक क्लोज स्विच में जो है करंट फ्लो करती है, एक ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बाकी बल्ब तो हमने पढ़ाया था। फिर एक चीज होती है ये वाली, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। अभी पढ़ेंगे रेजिस्टर क्या होता है। ठीक है, बाकी अमीटर और वोल्ट मीटर, अगर ऐसा सिंबल है इसमें ऐसे बना हुआ है तो ये अमीटर है, और अगर सपोज करो ऐसे बना हुआ है तो ये वोल्ट मीटर। ठीक है, अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली लगता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं होनी चाहिए। सर अब क्या पढ़ाओगे, ये तो हो गया, 2 टॉपिक्स हो गए आपके। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया। बट आपको जब तक ये 2 टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप ओम्स लॉ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ओम्स लॉ, साइमन ओम ने एक लॉ दिया, उस लॉ में उसने बोला कि एक सर्किट के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी भी एक सर्किट के अंदर अगर हम देखें, जितनी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना उतनी ज्यादा करंट फ्लो करती है। इस सिंबल का नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना, जहां पर ये होगा ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी, जितनी करंट बढ़ेगी इसका मतलब उतनी वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि जितनी आप किसी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाओगे, भाई वोल्टेज क्या है, कितना काम कर रहे हो, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, भाई जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे उतनी करंट फ्लो करेगी ना, इसमें क्या सोचना है। ये बस मैथमेटिकली उसको बताया, जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उतना करंट फ्लो करता है। ठीक है, दिस इज क्लियर।
अगर मैं सपोज करो इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल्स टू मतलब फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो इक्वल्स टू आ जाता है, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको ओम्स लॉ यही कहता है। ओम्स लॉ पेपर में अगर कहीं पूछेगा ओम्स लॉ क्या है तो V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर ओम्स लॉ का ग्राफ देखें हम तो अगर ये वोल्टेज है ये करंट है तो इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी आपकी करंट बढ़ती है। सिंपल ये ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज के बढ़ाने से करंट का बढ़ना, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, बट जब भी हम ओम्स लॉ में ये आर चीज पढ़ते हैं ना, वोल्टेज तो हमने पढ़ ली, करंट पढ़ ली, बट आर चीज के बारे में हमने पढ़ना। V इज इक्वल्स टू आई आर है, अगर मैं यहां से आर निकालना चाहूं तो आर किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन आई। तो मतलब ये मल्टीप्लाई होता है ना, आई यहां पे जाके डिवाइड। सर ये आर क्या होता है? आर इज द रेजिस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मान लो रेजिस्टेंस होता क्या? पहली बात तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, ओम ने अपने नाम पे इसके यूनिट रख दिए। रेजिस्टेंस की यूनिट होता है ओम। देखो अब अगर सपोज करो आपको बोले 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इस फॉर्मूला में 1 ओम डालो, राइट साइड में भी आपको 1 वोल्ट डालना पड़ेगा और नीचे भी 1 एम्पियर डालना पड़ेगा। ठीक है, 1 एम्पियर। तो ये आपका आ गया 1 ओम रेजिस्टेंस। क्या आ गया? 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है सर, पहले बताओ ना रेजिस्टेंस होता क्या? देखो अगर आपके सर्किट में मान लो आपकी ये सबसे बेस्ट कौन सा है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर। सेकंड नंबर पे कॉपर। मान लो मैंने कॉपर की तार ली हुई है यहाँ पे। ठीक है, कॉपर की तार है ये। अगर मैं कॉपर की तार को और डायमेंशनली करके देखूं तो ये कॉपर की तार। अब इस कॉपर की तार में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल है ना, छोटे छोटे आइटम्स हैं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी करंट बनेगी। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में जाना है इलेक्ट्रॉन को। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा होगा कभी इसके साथ टकराएगा, कभी इसके साथ इसके साथ इसके साथ टकराएगा ना। इसका मतलब ये मटेरियल इसको मूव करने में रोक रहा है। तो यही प्रॉपर्टी मैटर की जो करंट के फ्लो को रोकती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब दो तरह के मटेरियल होते हैं। देखो एक होता है कंडक्टर। ठीक है, आपने भी इनके बारे में बचपन से पढ़ा होगा। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर वो मटेरियल होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट, मतलब करंट के फ्लो को रोकना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब वो चीज कंडक्टर है। और दूसरी चीज आती है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वुडन की चीज। मान लो आप लकड़ी के साथ करंट पकड़ रहे हो किसी चीज को, तो लकड़ी थोड़ी करंट को वो अपने से पास होने दी। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई है। तो रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है उसमें से करंट इजिली फ्लो नहीं कर पा रही, चार्ज पार्टिकल इजिली मूव नहीं कर पा रहे। और कंडक्टर मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, चार्ज जो है इजीली मूव कर पा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। ये रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब कई बार ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पेपर में पता क्या पूछेगा? पेपर में देखो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय आई। क्या फॉर्मूला है? V बाय आई। तुम्हें पता क्या बोलेगा? तुम्हें बोलेगा अगर मैं किसी सर्किट में करंट को, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलेगा अगर मैं किसी सर्किट में क्या करता हूं, अगर मैं किसी सर्किट में करंट को डबल कर देता हूं, क्या कर देता हूं? करंट को डबल या करंट को हाफ कर देता हूं, तो क्या होगा? ठीक है, क्या क्या होगा? ठीक है, अगर मतलब मान लो अगर मैं किसी सर्किट में करंट को हाफ कर देता हूं, देखो आपका रेजिस्टेंस है V बाय आई, ये बोल रहा है मैं करंट को हाफ कर दूंगा, तो फिर बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2V बाय आई। तो पहले एक रेजिस्टेंस क्या था? V बाय आई। अब क्या हो गया? 2V बाय आई। तो 2V बाय मतलब डबल हो गया ना। तो जब भी आप किसी सर्किट में करंट को आधा करते हो तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वहां पर डबल हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसी फॉर्मूला में पूछेगा। तो इस फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस हो आप कर सकते। देखो कुछ नहीं है, आपका फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। वो बोल रहा है अगर मैं करंट को आधा कर देता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस देखो ना, अगर करंट की जगह I/2 कर दिया तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो वो ट्वाइस हो जाएगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डबल। अगर हम करंट को आधा कर देते हैं तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। आई होप रेजिस्टेंस का कंसेप्ट तुम्हें समझ आया, ओम्स लॉ तुम्हें क्लियर हो। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इसके बिना टॉपिक कंप्लीट नहीं। ओम्स लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? जब भी आप किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हो, जितनी वोल्टेज अप्लाई करोगे उतनी करंट फ्लो करेगी। इसका हमने ग्राफ बना के भी देख लिया, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होते हैं, तो R का फॉर्मूला हो गया V बाय I। ठीक है, और रेजिस्टेंस को ओम में कैलकुलेट करते हैं। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। फिर मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो अपने आप से करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देता। जिस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसमें से करंट इजीली फ्लो नहीं करेगी, धीरे धीरे फ्लो करेगी। और जिसका जो है रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। दिस इज क्लियर। ठीक है,
उसके बाद सेकंड हमने देखा कि और इम्पोर्टेंट हमने ये समझा कि इस फॉर्मूला में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मान लो वो बोलता है करंट को आधा कर दिया, तो करंट को आधा कर दिया तो मतलब आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वोल्टेज को डबल कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस तब भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली है ना, वोल्टेज ऊपर है, तो अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस, देखो कोई भी एक वायर है, क्या कॉपर की वायर और सिल्वर की वायर, मान लो और किसी चीज की वायर है, उनका सबका रेजिस्टेंस सेम होगा? ऐसा नहीं होता। देखो रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जब जब जितनी लंबी आप वायर लोगे ना, लेंथ, जितनी वायर की लेंथ लंबी होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, पहला पॉइंट। जितना वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। देखो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर वाला। जितनी किसी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना वो करंट को इजिली फ्लो नहीं होने देगी। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे है ना, इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाओ तो कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मैटर। रेजिस्टिविटी मतलब वो किस मटेरियल से बना है। रेजिस्टिविटी बेसिकली हमें बताता है कि आपकी वो जो वायर है वो किस मटेरियल से बने। मान लो सिल्वर की बनी है तो उसका रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली कम होगा, तो अगर कॉपर की बनी है तो थोड़ा ज्यादा होगा, अगर और किसी चीज की बनी है तो और ज्यादा, मतलब टंगस्टन की बनी है तो उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर पेपर में आपको रेजिस्टिविटी के यूनिट पूछे तो कहां से निकालें? इसी फॉर्मूला से निकाल लेना। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो अगर मुझे इसके यूनिट निकाल, तो इसको यहीं पे रहने दो, इसको ले जाओ वहां पर, तो ये एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, इधर डिवाइड हो जाएगी। तो आप निकालो इसके यूनिट। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। और लेंथ के क्या होते हैं? मीटर। तो ये मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओम मीटर बचेंगे। तो ये आपके रेजिस्टिविटी के यूनिट होता है, ठीक है। ऐसे ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ये बताता है मटेरियल के बारे में। जस्ट देखो रेजिस्टेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आपने इस फॉर्मूला से क्या देखा? रेजिस्टेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल कैसा है, एक लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और तीसरा एरिया पे, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ये उल्टा है, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब आपको कुछ मटेरियल की एग्जाम में पूछ सकता है, आपके इसी एनसीईआरटी की बुक में आप अच्छे से देखना, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, जब आप पढ़ोगे वहां पे टेबल में दिखेगा। हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टिविटी, मतलब किन किन के बेसिस में। जैसे मान लो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की होगी। इनमें सबसे ऊपर आ जाता है सिल्वर सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। कितनी होती है? 1.60 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, -8 ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। -8 है तो छोटा है ना। इससे थोड़ी बड़ी किसकी होगी? कॉपर की, ठीक है। कॉपर की कितनी होगी? देखो 1.62 आ जाएगा, 1.62 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ऐसे ऐसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। और मान लो जो हमारे इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर में जैसे हमारा डायमंड है, डायमंड की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। डायमंड की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वहां से करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। और आपको पता है सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, उससे करंट इजीली फ्लो होता है, इसलिए तो उसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। तो डायमंड जो है इसकी रेजिस्टिविटी पता है कितनी होती है? 10⁻12 से 10⁻13 ओम मीटर, इतनी तो इसकी रेजिस्टिविटी। एक ड्राई पेपर की भी 10⁻12 की आपकी रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब ये इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। ये आप टेबल देख लोगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट जो है समझ आ गया, ठीक है। अब एक सर्किट में देखो, बस रेजिस्टेंस का थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट वगैरह वो पढ़ेंगे। देखो एक सर्किट में आप रेजिस्टेंस को दो तरह से लगा सकते हो। मान लो आपने एक सर्किट में रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया, एक ये रेजिस्टर लगाया R1, एक दूसरा रेजिस्टर ये लगाया R2, और तीसरा रजिस्टर ये लगाया R3, ठीक है। जब भी सर्किट में रजिस्टर इस तरह से लगते हैं कि पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मैंने अमीटर लगा के भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी आपके सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो जो टोटल, अगर इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो वो क्या हो जाएगा? इन तीनों का सिंपली सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको पेपर में क्या न्यूमेरिकल पूछ सकता है? आपको बोलेगा वी हैव 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, जिनका रेजिस्टर एक का 5 ओम है, दूसरे का 3 ओम है और तीसरे का 2 ओम है। अगर वो सीरीज में लगे तो टोटल रेजिस्टर निकालो, तो सिंपली तीनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 10 ओम। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। बट अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हो, किस तरह से? मान लो ये आपका पहला रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, फिर ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, फिर ये आपका तीसरा
रेजिस्टेंस, जैसे हमने वोल्ट मीटर लगाया था तो R1 R2 R3 इनको क्या बोलते हैं, इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना, उनका टोटल रेजिस्टेंस पता है कैसे निकलता है? उनका टोटल रेजिस्टेंस निकलता है 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से आप उनका जो है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे, जो लास्ट में आएगा उसको उल्टा कर दोगे तो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल जाए। ऑल्दो इतना डीप आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अगर एग्जाम में फॉर्मूला आ जाएगा तो आप कर लोगे। देखो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जब रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि पैरेलल में लगे हो? जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं ना, तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, क्योंकि डायरेक्टली ऐड हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई। रेजिस्टेंस हाई होता है जब सीरीज में लगे हों, ठीक है, आपस में। और जब पैरेलली लगे हों तो रेजिस्टेंस कम होता है। पैरेलल लगे हों तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये पॉइंट आपको याद है, पैरेलल लगे हों तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जब पैरेलली लगे हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एग्जांपल बताओ, कहां आपके घरों में जो भी वायरिंग होती है ना, वो सारी में रेजिस्टेंस पैरेलल लगे होते हैं, घरों की वायरिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपके घरों में करंट अच्छी जगह सब जगह पहुंचे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है करंट जो है वो कम फ्लो करे। बट ऐसा थोड़ी चाहते, आप चाहते हो ना अपने घरों में हर अप्लायंसेस में अच्छी करंट पहुंचे, तो आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो उसमें सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं। बट आपका जो फ्यूज होता है घर का, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बाहर होता है, फ्यूज है ना, जब मान लो बिजली बाहर से ज्यादा आई तो फ्यूज उड़ जाता है, उस फ्यूज में रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर मान लो बाहर से ज्यादा आपकी करंट आ जाती है घर पे, तो आपका फ्यूज जो है वो जल जाता है। उसकी वजह से क्या होती है? आगे करंट फ्लो नहीं कर पाती है, आपकी बाकी घर की वायरिंग बच जाती है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपकी सीरीज में कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, बाकी पूरे घर की वायरिंग जो है पैरेलल होती है। क्यों ऐसा करते हैं? देखो मानो बाहर से बहुत ज्यादा वोल्टेज की करंट आ गई, अगर वो करंट आपके घर के अंदर चलेगी तो फ्रिज भी उड़ा देगी, आपका कूलर भी उड़ा देगी, एसी भी उड़ा देगी, आपकी टीवी भी उड़ा देगी, सब कुछ उड़ा देगी। तो आप क्या करते हो, आपका जो फ्यूज लगा होता है उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही करंट आएगी वो बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा तो करंट आगे नहीं जा पाएगी, मतलब आपका सर्किट टूट गया ना, तो आगे नहीं करंट जाएगी, तो आपके बाकी अप्लायंसेस भर जाएंगे। तो घर के अंदर जो वायरिंग होती है वहां पर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें जो हमारा मेन है, जो फ्यूज है, वहां पर सीरीज में कनेक्शन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ओम्स का ये हमने देख लिया। अभी हम उसको 2 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे कंसेप्ट। अब आपके 2 कंसेप्ट बढ़ते हैं, एनर्जी क्या होता है और हमने पावर के बारे में समझना है। एनर्जी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत पढ़ाना बढ़ाना ठीक लगता है ना, तो थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप लिखवाते नहीं हो। यार मेरी बात सुनो, ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसका तुम्हें मटेरियल नहीं मिलेगा। तुम सिंपली एनसीईआरटी खोलोगे ना, उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो मैं भी तो मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा ही हुआ है तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब मैंने भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ाया होगा। तो तुम सिर्फ लिखने के चक्करों में मत रहा करो, तुम कंसेप्ट को समझो, ये चीजें समझ गए ना। अब एक बार तुम अभी तुम इसके बाद एक बार एनसीईआरटी खोल के इस चैप्टर को खोलना। इस चैप्टर में अगर 50 पेज हुए ना, तो तुम्हें 7 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा रिवाइज करने में, ठीक है। इतना मैं एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ। सबसे पहले हमने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जब भी एक सर्किट में जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। फिर हमने देखा तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी को आते हैं तो R आ जाता है रेजिस्टेंस। R का फॉर्मूला होता है V/I और R की यूनिट होते हैं ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्लो हो जाता है, वो रोकता है करंट का फ्लो, ठीक है। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स में ज्यादा होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। फिर हमने एक और चीज देखी कि रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर की, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब एरिया ज्यादा चाहिए हमें अगर रेजिस्टेंस कम करना हो। तीसरा रेजिस्टिविटी में मटेरियल किसका बना हुआ, अगर मटेरियल सिल्वर का बना है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऑब्वियस है। अगर मटेरियल डायमंड का बना है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, हमने निकाल के देखा। फिर हमने कंडक्टर्स का देखा, जैसे सिल्वर का रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.60 × 10⁻⁸ कम है, सबसे कम है, इसलिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। फिर हमने डायमंड की देखी ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सिंपली उनके रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, और अगर पैरेलली कनेक्ट है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके ऐड कर लो, ठीक है।
अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता है, और अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज आपकी घर की इंटरनल वायरिंग सब में होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आई होप यहां तक का कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर है। ठीक है, अब तुम्हें मैंने एक चीज पढ़ानी है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो या हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? देखो, जिस भी घर के कोई भी अप्लायंस देख लो, मान लो आपके घर में आपका टीवी चल रहा है, उसके साथ स्टेबलाइजर होगा, उसको हाथ लगा के देखो, वो गर्म होता है जब करंट फ्लो करती है। मान लो आपका बल्ब ज्यादा देर ग्लो करेगा, उसको हाथ लगाओगे वो भी गर्म हो जाता है। आपका पंखा घूम रहा है तो थोड़ी देर बाद पंखे को हाथ लगाना, पंखे का जो मोटर वाला एरिया होता है वो भी गर्म होता है। ये सारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिस भी सर्किट में से करंट फ्लो करेगी वो सर्किट हीट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल। मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी, हमें बेसिकली क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। मैं अभी आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा, जस्ट जो आपने फॉर्मूले पढ़े वहीं से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितना काम आप करते हो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना, ये होता है पोटेंशियल आपका। तो आपको यहां से वर्क निकल सकता है, तो निकाल सकते हैं हम। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्यों, ये चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ गया वर्क। देखो एनर्जी क्या होती है, जितना आप काम करोगे आपकी उतनी एनर्जी वेस्ट होगी। इसका मतलब काम और एनर्जी वन आर द सेम थिंग है। ठीक है, तो मैं वर्क की जगह एनर्जी लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो, जहां पर भी वर्क आता है आप उसकी जगह एनर्जी लिख सकते हो। दोनों के यूनिट जूल होते हैं, जितना आप काम करते हो उतनी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, मतलब ये मैंने वर्क निकाला नहीं, मैंने ये एनर्जी निकाली, यही हीटिंग एनर्जी में निकाल रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हो, जैसे ये फॉर्मूला चार्ज का है, आपको एक फॉर्मूला पता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आपका चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज की जगह मैं आई इंटू टी लिख सकता हूं, तो मैं इस फॉर्मूला में चार्ज की जगह आई टी, ये तुमने फॉर्मूले डिराइव नहीं करने, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने कौन सा फॉर्मूला याद करना है, बट मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूं। तो आप डब्ल्यू वर्क की जगह क्या लिख सकते हो, वी आई टी, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मैं V की जगह आई आर डाल रहा हूं। तो ओम्स लॉ में V की जगह मैं आई आर डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई आर, और बाकी क्या बचेगा, आई टी। और आई आई यहाँ पर दो बार हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर टी। यही आपका फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यही फॉर्मूला है। देखो सबसे पहली बात निकला कहां से, वो मैंने आपको बता दिया। आपका पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, आपने वर्क निकाला, वो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। जितना वर्क डन उतनी एनर्जी, आप जितनी एनर्जी से काम करोगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा वर्क निकल गया। तो आपका चार्ज जो है हम निकाल सकते हैं, आपका करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम। ठीक है, करंट इंटू टाइम, तो आई इंटू टी। तो आपने यहाँ पर चार्ज की जगह आई इंटू टी डाल दिया, आपका वर्क डन किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल की जगह V की जगह आप आई आर डाल दोगे, तो आपका पूरा फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो आपका वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, आपका हीटिंग इफेक्ट में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का निकला, मतलब वो बता रहा है कि कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वो तीन चीजों पे डिपेंड है। किस किस पे, एक तो करंट, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा किसी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। भाई ये तो तुम्हें भी कॉमन सेंस है ना, ये तुम सबको पता है, बट तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता था। तो वो मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, एच किसके बराबर था, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतनी, तीन चीजों पर ही डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जितना वो बढ़ेंगे उतनी हीट बढ़ेगी। अगर करंट ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम इसमें आप पेपर में गलती नहीं करोगे, अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहां कहां यूज होगा। आपके घरों में आप क्या करते हो, मान लो आपका जो पुराने बल्ब थे आपके, ठीक है, अब तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं ना, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। जो पुराने बल्ब थे उनमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। क्यों, उसमें जो लगा होता है फिलामेंट टंगस्टन का था।
टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस ज्यादा था, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। वो रेड वाले बल्ब जो आते थे, येलो लाइट वाले, वो ग्लो बहुत करते थे, ठीक है, बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे। सेकंड, आपका जो हीटर होता है, हीटर में कौन सी वायर होती है, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आप उसके ऊपर खाना भी बनाते हैं, दिस सब कुछ चलता था। ये मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एग्जांपल बता रहा हूँ कि जहां पर भी रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पर हीट ज्यादा। और मान लो आपने एक टीवी लगाई है, स्टेबलाइजर आपका गर्म हो गया, तो आप थोड़ी देर टीवी को बंद करें, स्टेबलाइजर ठंडा हो जाता है। जितना ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा आपका हीट होगा। और जगदम अगर आपके घरों में ज्यादा करंट आ जाती है तो अप्लायंसेस जल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर इस टॉपिक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से इस टॉपिक में तुम्हें जान लगा दी पढ़ाने में। अब आगे आपने नहीं पढ़ा तो वो आपके एंड पे गलती है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमें क्लियर है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट या वोल्टेज, इनके यूनिट क्या होते हैं? सबके यूनिट क्या होते हैं? सबके यूनिट होंगे जूल। क्या होंगे? जूल, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें एक कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। क्या? पावर। देखो पावर क्या होती है, किसी भी चीज की पावर क्या होती है, इसको छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी को एक मिनट साइड रखो। पावर क्या होती है? पावर होती है आप कितना काम कितने समय में कर सकते हो। आप कितना काम कितने समय में करते हो, वो आपकी पावर है। हम किसकी पावर की बात करें यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होगा? कितना काम किया जा रहा है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, कितने टाइम में, तो वो इलेक्ट्रिक पावर आ गई। बस यही है फर्क, और कोई फर्क नहीं है। बट आपको यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला डालना है, तो ये वर्क का फॉर्मूला मैंने निकाला भैया, ये निकाला था VIT। क्या निकाला था? ये देखो, वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला था? V इंटू आई इंटू टी। ये देखो जिस पे टिक कर रहा हूँ, V इंटू आई इंटू टी। तो मैं W की जगह क्या डालूंगा? V इंटू आई इंटू टी, क्योंकि मुझे पावर का फॉर्मूला निकाला। तो पावर को P से लिखते हैं, तो W की जगह मैं लिख सकता हूँ V इंटू आई इंटू टी। क्यों? क्योंकि नीचे भी T है, T और T कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होता है? पोटेंशियल इंटू करंट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, तो मैं V की जगह IR डाल सकता हूं। तो जब मैं V की जगह IR डालूंगा, IR इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R। तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो पावर को। डिफरेंट फॉर्मूलाज आप बना सकते हो। एक पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R भी होता है, ये भी आप बना सकते हो। बट आपको मेन फॉर्मूला पावर का कौन सा है? V इंटू आई, ठीक है। तो पावर क्या? पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर होता है आप कितना काम कितने समय में करते हो। इलेक्ट्रिक पावर हो गया कितना काम, मतलब जो आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा रहे हो, कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, कितने टाइम में, वो आपकी इलेक्ट्रिक पावर आ गई। उसको निकालने का तरीका क्या है? हमें वर्क का फॉर्मूला पता था, VIT हमने डाला, तो VIT डिवाइडेड बाय T, TT कैंसिल VI, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। अब पावर को किस में कैलकुलेट करते हैं? ये एग्जाम में पूछ सकता है। पावर को कैलकुलेट करते हैं किसमें? वॉट में, ठीक है। हम कब कहेंगे कि पावर 1 वॉट है? पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? V इंटू आई। तो पावर 1 वॉट कब होगा? जब 1 वोल्ट जो है वोल्टेज होगी और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, तो हम बोलेंगे वहां पर कितनी पावर है? पावर 1 वॉट है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉट एक बहुत छोटा यूनिट होता है, तो आपने यूनिट सुने होंगे किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट। किसके बराबर? 1000 वाट। आपके घरों में जो LED बल्ब, पहले देखो, पहले वो जो बल्ब आते थे वो 100 वाट के होते थे। देखो कितनी पावर लगती थी, कितना वर्क, मतलब कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट होती थी वहां पर। बट अब जो LED बल्ब आते हैं 10 वाट का, 12 वाट का, ठीक है, 7 वाट का, ठीक है। जैसे जगुआर की कंसील लाइट हमारे घर में 8 वाट की लगी है, तो वो भी काम कर देती है। 10 वाट का, 12 वाट का चल जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको इतना याद रखना है कि वॉट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। पावर क्या होता है? कितना काम कितने समय में होता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक कंसेप्ट निकलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। देखो पावर क्या होता है? देखो पावर होता है कितना काम कितने समय में हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे काम निकालना हो, यही काम एनर्जी होती है, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो भाई यही तो पढ़ना है बस। आपके पावर के यूनिट क्या होते हैं? यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर आपको इसके यूनिट पूछेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या यूनिट, देखो पावर के क्या यूनिट होते हैं? वॉट। और टाइम के यूनिट अगर मैं ले लेता हूं आर, तो आपके एनर्जी के यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या यूनिट हो जाएंगे? वॉट आवर। क्या हो जाएंगे? वॉट आवर। बट वॉट आवर जो है वो छोटा यूनिट होता है। वॉट आवर यूनिट कितना होता है? 1 वॉट पावर 1 घंटे में कंज्यूम हुई, उसको हम बोलेंगे कि वहां पर एनर्जी कितनी है? 1 वॉट आवर।
बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कमर्शियल मतलब कमर्शियल, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका कमर्शियल यूनिट, किसका कमर्शियल यूनिट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो वॉट और ना होके वो क्या होता है, किलो वॉट और। क्या होता है, किलो, थोड़ा बड़ा यूनिट होता है किलो वॉट और। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 किलो वॉट और कितने जूल के बाद, क्योंकि एनर्जी कोई भी है तो आप जूल में तो निकाल सकते हो। आपको एग्जाम में आ जाता है 1 किलो वॉट और कितने जूल के बराबर होता है। मैं अभी निकाल के बता देता हूँ। देखो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होंगे, 1000, ठीक है, 1000 वॉट। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया ना 1000 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 इज 36 और टोटल कितने जीरो है, 3 2 5, तो आप आगे 5 जीरो लगा दोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁵, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। किलोवाट और भी लिख सकते हो। 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है, अगर पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आए 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर हमें ना ये लास्ट वाले 2 टॉपिक समझ नहीं आए जो आपने पढ़ाए, तो नहीं समझ आया तो मैं किस लिए बैठा हूं यार, मैं समझाने के लिए बैठा हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, आप कितना काम कितने समय में करते हो। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब आप कितना काम किसी चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम में करते हो, वो आपकी इलेक्ट्रिक पावर आ गई। मैंने वर्क का फॉर्मूला पहले ही VIT निकाला हुआ था। जब मैं इधर पुट करूंगा तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर निकल गई V इंटू आई, ठीक है। ये आपका पावर का फॉर्मूला। इधर से आप ओम्स लॉ का यूज करके पावर का दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, I²R। ये तीसरा भी निकाल सकते हो, V से जितने जाओ फॉर्मूले निकाल सकते हो। बट आपको मेन याद रखना पावर के यूनिट क्या होता है, वॉट। 1 वॉट पावर कितनी होती है, जब 1 वोल्ट वोल्टेज होगी और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगी तो हम बोलेंगे उसकी पावर 1 वॉट है। फिर मैंने आपको बोला कि पावर के बड़े यूनिट भी होते हैं, जैसे किलो वॉट, ठीक है, बड़े लेवल पे बात करें। फिर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा। अगर पावर वर्क अपॉन टाइम होता है तो वर्क हो गया पावर इंटू टाइम। यही वर्क तो एनर्जी है, जहां पर भी जो वर्क है वही एनर्जी है, ठीक है। तो पावर के यूनिट वॉट थे, टाइम के और थे, तो मैंने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट बता दिए वॉट और। बट वॉट और छोटा यूनिट है। जब भी हम एनर्जी को कमर्शियली सेल वगैरह करते हैं तो हम किस में करते हैं, किलो वॉट और। तो 1 किलो वॉट और कितने जूल के बराबर होता है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है तो उसके यूनिट जूल में भी तो होने चाहिए ना। तो 1 किलो वॉट जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60, मतलब 36 लाख। तो 36 लाख को 36 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। मुझे तो लगता है किसी को इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आने वाले, देखो मैंने आपको 3-4 बार ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो वीक है और आने वाला कुछ वीक में कुछ डेज, ये मैंने साइंस को डेडिकेट किए हैं। तो इन हफ्तों में चाहे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, या कोई भी और JKPSI, JKP कांस्टेबल, जनरल साइंस, तो सबकी सेम है। बाकी किसी में टॉपिक मेंशन है तो वो हम कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक जो जो टॉपिक तो मुझे जनरल साइंस के कमेंट सेक्शन में बताते रहोगे, मैं ले आऊंगा। उसके बाद में जनरल साइंस के टॉपिक्स को नहीं लाऊंगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे और टॉपिक्स में स्विच करना है, ठीक है। तो आप मुझे डिमांड कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेज शेयर किया करो। और अगर ये सब पसंद आता है पढ़ाना मेरा, तो हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और आप अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हो। भाई अगर मैं यूट्यूब में तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ तो तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। तो और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो दिस दैट मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैराथन सेशन आपके JKSSB के हर लिहाज के इस यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, आप जाके उन मैराथन सेशंस को देख सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप उस टॉपिक का नाम अवेकनिंग क्लासेस लिखो, आपको उस टॉपिक में डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन से आपको जनरल साइंस के चाहिए। थैंक यू सो मच।